हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन पे हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से यूनिट नंबर 1, 2 और 3 तक का क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सेल साइकिल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में अभी पूछे गए थे। और हो सकता है, और हो क्या सकता है, 99.9% चांस है कि इस बार के एग्जाम में आपके इस पीडीएफ से, इस क्लास से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन निकाले गए हैं वो लास्ट ईयर के बेसिस पे ही निकाले गए हैं, पीवाईक्यू के बेसिस पे ही निकाले गए हैं। और नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कि लास्ट ईयर के मतलब जो भी पीवाईक्यू है उसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं पूछे गए थे, तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं। तो आई होप कि क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके थ्योरी पोर्शन पे, जो हमने थ्योरी क्वेश्चन क्लासेस किए थे उसी बेसिस पे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जितने लोग भी सेल साइकिल वाले पोर्शन को रिवाइज करके आए हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि सेल साइकिल वाले पोर्शन को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट दिन इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सामने आज है सेल साइकिल यूनिट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिसकी पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहे। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लिखने वाले हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, या फिर खुदा ना खास्ता गलत हो गया, तो वो अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेंगे, और जब एग्जाम आएगा तो उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, जो कि आपको बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना सेल साइकिल से पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, एक चीज और कि लास्ट में आप लोग ये भी रिव्यू देते रहिएगा कि सर मेरे 40 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमको और किस टाइप से तैयारी करने और कितना रिवीजन करने की जरूरत है, कितना और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग बताते चलिए, बताते रहिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है, यानी कोशिका जो विभाजन होता है, उस दौरान डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेजेस चलते हैं, जो कि सेल को विभाजन करने के दौरान ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग जो सीक्वेंस हैं, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, याद कीजिए कि आप जब थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे तो वहां पे हम बड़े बड़े अक्षरों में इंपॉर्टेंट लगाए थे, स्टार लगाए थे कि ये सीक्वेंस आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे यही पूछ लिया गया कि हमको करेक्ट सीक्वेंस ही बताना है सेल साइकिल की। तो याद करो, जो सेल साइकिल होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है आपका इंटरफेज, एक क्या होता है सर, इंटरफेज होता है, और एक क्या होता है मेटाफेज या फिर एम फेज, जिसको हम कह देते हो, है ना। इंटरफेस और एम फेज की बात करते हो सर। जब भी हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस क्या होता है सर, कि ऐसा फेज, ऐसा सेल साइकिल का फेज जो क्या होता है, रेस्टिंग फेज में होता है ना। इसी को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं, रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। ऑलमोस्ट ये सेल का 95% जो टाइम पीरियड होता है, सेल अपना इन्वेस्ट कहां करता है, किस फेज में करता है, तो इंटरफेज में करता है। लेकिन वहीं पे एम फेज की बात कर लें, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते हैं। डिवाइडिंग किस नाम से जानते हैं सर, डिवाइडिंग फेज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो सेल की डिवीजन की जाती है, जो कि सेल का 5% जो टाइम होता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला होता है। जैसे कि याद करो, आपको बताए थे कि आप अभी सेमेस्टर की एग्जाम के लिए अपेयर हो गए हो, एग्जाम की अब 4 से 5 दिन में आप एग्जाम देने वाले होगे सेमेस्टर का। लेकिन एग्जाम देने से पहले क्या किए होगे आप, 2 से 3 महीना, 4 महीना, कुछ लोग 6 महीना क्या किए होंगे, इस थ्योरी को पूरा पढ़े होंगे, पूरे सिलेबस को पढ़े होंगे कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेबस देखे होंगे, कौन कौन से टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन आती है, सब पहले प्रिपेयर्ड हुए होंगे कि हम एग्जाम में आ गया ये टॉपिक तो हमको कैसे लिखना होगा, है ना। ये चीज हम पहले ही बताए थे और अभी बता रहे हैं। तो यही काम सेल में भी होता है। सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि भैया हम कैसे कैसे अपने सेल को डिवाइड करेंगे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स को सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, कौन कौन किसके मेम्ब्रेन को हम डिसअपियर करेंगे, किसको मेम्ब्रेन को रखेंगे, ये तमाम सारी प्रक्रिया जो होती है, कब स्पेंडल फाइबर बनाएंगे, ये सारा
पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है और वो काम होता है आपका इंटरफेज में, जिसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं या फिर रेस्टिंग फेज। यहाँ पे लिख लो, इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। जो इंटरफेज होता है ये तीन पार्ट में कवर होता है, जो कि होता है आपका G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। क्या होता है सर? जो इंटरफेज होता है ये तीन पार्ट में कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हो G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। सर G1 फेज जो होता है इसी को हम लोग ग्रोथ 1 के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हो सर? ग्रोथ 1 के नाम से जानते हो। इस एस फेज को हम लोग सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं। और G2 को क्या बोलते हैं? ग्रोथ 2 के नाम से जानते हैं, ग्रोथ 2 के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ग्रोथ 2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो सीक्वेंस क्या क्या होते हैं सेल साइकिल के, तो क्या होते हैं सर? जी सबसे पहले आपका G1 आता है, फिर आपका S आता है, फिर आपका G2 आता है, फिर आपका M फेज आता है। तो ये आपके सीक्वेंस होते हैं। ये अपने कॉपी में इसको तुरंत नोट करो। ऑप्शन में देखो कहाँ दिया है, G1, S, G2 और M। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हो उन लोगों का करेक्ट हो जाने वाला है। आगे देखो, डेथ इज आल्सो कॉल्ड एज, क्वेश्चन को सही कर लेना, प्रोग्राम दैट सेल। क्या पूछा जाएगा? ऐसा पूछा जाएगा, प्रोग्राम्ड दैट सेल। प्रोग्राम दैट सेल को किस नाम से जानते हैं? क्या उसको नेक्रोसिस कहते हैं? क्या उसको एपोप्टोसिस कहते हैं? क्या उसको ऑटोफैगी के नाम से जानते हैं? या फिर ऑल ऑफ दिस के नाम से जानते हैं? तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? अगर डेथ ऑफ सेल की बात की जाए तो यहां से नेक्रोसिस भी हो सकता है, एपोप्टोसिस भी हो सकता है। लेकिन प्रोग्राम सेल डेथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप हमेशा और हमेशा करेक्ट ऑप्शन क्या लगाओगे? प्रोग्राम सेल डेथ में आप बताओगे सर कि एपोप्टोसिस। क्या बताओगे सर? एपोप्टोसिस जो होता है वो प्रोग्राम सेल का डेथ हो। जैसे कि हम बात कर लें, आरबीसी है आपका, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका जो लाइफ स्पैन होता है क्या हो सकता है? यानी कि जीवन जो काल होता है इसका रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन, SPANE, है ना, ये कितना का होता है सर? 120 डेज का होता है। यानी कि ये फिक्स है कि 120 दिन के बाद ये सेल क्या होंगे? डेथ कर जाएंगे। यानी कि पहले से प्रोग्राम ये फिक्स्ड हो चुका है। तो इसको कहते हैं हम लोग एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं इसको? एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं कि विच फेजेस कम इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज। अब G1 और G2 फेज के बीच में कौन सा ऐसा फेज आता है? तो याद करो सर, सबसे पहले आता है आपका G1 फेज, फिर आपका आता है S फेज, फिर आपका आता है G2 फेज, फिर आपका आता है M फेज। तो ये आपका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि G1 और G2 के बीच में कौन सा फेज आता है? तो आपका आता है S फेज, जिसको बोलते हैं सिंथेसाइज फेज। क्या बोलते हैं उसको? सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन थर्ड का ऑप्शन सी बता रहे हो उन लोग का ये ऑप्शन सी S फेज करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है सर कि भैया रुक जाओ, एक ही बार खूब तेज चल जा रहा है और एक ही बार जा ही नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से पढ़ना था, चला गया 10 पे। 4 क्या दिया है सर? जब द क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन, जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, जब सेल डिवाइड करता है, कोशिका विभाजन होता है, उस दौरान में जो आपका क्या बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम किसमें इजिली वे में सीन होता है? मतलब क्लियरली सीन होता है। किस फेज में सीन होता है? क्या आपका इंटरफेज में होता है? क्या मेटाफेज में होता है? प्रोफेज में होता है? या फिर टीलोफेज में होता है? तो आप बताओगे सर। क्रोमोसोम की बात की जाए, क्रोमोसोम में ही आपका डीएनए और आरएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ऐसे लिख लो, जेनेटिक मटेरियल, है ना। क्या होता है सर? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए की बात की जाती है, डीएनए और आरएनए की बात की जाती है। तो ये अगर सेल विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजित हो रही है, तो क्रोमोसोम जो होगा, गुणसूत्र होगा, वो आपके मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होगा। किसमें होगा सर? मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जितने लोग भी बी बता रहे हो मेटाफेज, उनका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 5 की बात कर ले, माइटोसिस अकर इन। देखो सेल जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे सेल डिवीजन में हम लोग 2 फेज पढ़ते हैं मेनली। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस।
एक बार फिर आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को एक बार अच्छे से डिस्कस किए थे, एक बार और देख लीजिए। एक टर्म होता है आपका माइटोसिस और एक टर्म होता है आपका मियोसिस, है ना। ये क्या होता है सर, माइटोसिस, और एक होता है आपका मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है सर, दोनों के दोनों जो होते हैं वो सेल डिवीजन के ही हिस्से होते हैं। किसके हिस्से होते हैं सर, सेल डिवीजन के ही ये दोनों के दोनों हिस्से हैं। ये भी सेल डिवीजन के दौरान ही होता है ना। और ये भी जो आपका मियोसिस है ये भी जब सेल डिवाइड करता है तभी होता है। लेकिन अंतर यहाँ पे कहाँ पे आ जाता है कि माइटोसिस कब होता है, मियोसिस कब होता है। जब माइटोसिस की बात करेंगे तो आपने बॉडी में जो भी सोमेटिक सेल हैं, कौन से सेल भैया, जो भी सोमेटिक सेल हैं, सोमेटिक सेल क्या होते हैं कि सोमेटिक सेल, जैसे कि हमारे की स्किन का सेल हो गया, है ना, स्किन पे जो सेल होंगे, किडनी में जो सेल होंगे, लीवर में सेल होंगे, या फिर हमारे मसल्स में जो सेल होंगे, है ना, हमारे न्यूरॉन में जो सेल होंगे, तमाम सारे सेल जो हैं वो कौन से हैं, सोमेटिक सेल हैं। तो अगर इस सेल में अगर डिवीजन हो रहा है, जैसे कि सपोज करो ये हाथ है, इस पे चोट लग गया, इंजरी हो गई, यहाँ पे घाव बन गया, अब यहाँ पे जो सेल की डिवाइड की जाएगी उसको फुलफिल करने के लिए, है ना, उस घाव को भरने के लिए, तो यहाँ पे जो सेल बनेगा, सेल का जो डिवीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सोमेटिक सेल। वो जो समय उसमें जो डिवीजन हो रहा है वो सोमेटिक सेल होता है, और सोमेटिक सेल में जो डिवीजन होगा उसको हम माइटोसिस के नाम से जानेंगे। लेकिन हम मियोसिस की बात कब करते हैं सर, जो भी जर्म सेल में डिवीजन की जाती है, किसमें की जाती है सर, जर्म सेल में अगर डिवीजन की जा रही है, जर्म सेल में अगर सेल की डिवीजन हो रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग मियोसिस। क्या बोलेंगे उसको, मियोसिस के नाम से जानेंगे। तो आप लोग यहां से ये चीज बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि माइटोसिस में किस सेल की डिवीजन की जाती है और मियोसिस में किस सेल की डिवीजन की जाती है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बताओगे सर, माइटोसिस की बात करें तो सोमेटिक सेल हो जाती है, और मियोसिस की बात करें जर्म सेल, यानी कि गैमिट का जब डिवीजन की जाती है ना, गैमिट बनता है या फिर डिवाइड की जाती है, उस दौरान ये क्या होता है, वो जर्म सेल होते हैं, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, माइटोसिस की बात की जा रही है ना, तो माइटोसिस किस में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, यानी कि हमारा जो स्किन का सेल होता है, किडनी का सेल होगा, हार्ट का सेल होंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम इतना ऑप्शन ना देके अगर इसको बोल देता सोमेटिक सेल, है ना, क्या दे देता, सोमेटिक सेल दे देता, तभी भी हम इसको क्या कर देते, करेक्ट कर देते माइटोसिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जितना चीज नोट करते जा रहा हूँ अपने कॉपी में, इसको नोट करते हुए आप चलेंगे। ठीक है, अरे बाप रे 13 पे चला गया एक ही बार, 5 के बाद 6 पे आना था ना। चलो, आई होप क्लास अच्छी लग रही होंगी आपको, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट भी हो रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही उठाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। हाँ, ए क्रोमोसोम विद द टर्मिनल सेंट्रोमियर इज, क्या पूछ रहा है सर, जो क्रोमोसोम होगा वो कहाँ होगा, आपके टर्मिनल पे होंगे। कहाँ होंगे सर, टर्मिनल पे होंगे, ऐसे होंगे, तो फिर इसको किस नाम से जानेंगे, क्या उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, या फिर एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो मिडिल में होता है, तो फिर इसको मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा वो मिडिल पे होगा, है ना, मिडिल रीजन पे होगा, इसको कहते हैं। टीलोसेंट्रिक में क्या कहते हैं, एंड पे अगर हो या फिर कह लें टर्मिनल पे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका टर्मिनल सेंट्रोमियर के नाम से जानेंगे। तो ये चीज आप बताओगे। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि ये मिडिल हाफ पे होते हैं। कैसे होते हैं सर, मिडिल हाफ, है ना, ये पूरा पूरा मिडिल पे नहीं होंगे, कुछ मिडिल और कुछ हाफ पे होंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे सब मेटासेंट्रिक के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम टीलोसेंट्रिक की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं सर, टर्मिनल लिखा रहा है या फिर एंड लिखा रहा है, तो यहाँ से आप इसको करेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर बी को। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि द क्रोमेटाइड्स, ए क्रोमेटाइड्स हैज ए, जो क्रोमेटाइड्स होते हैं उसमें कितने क्रोमिना पाए जाते हैं, क्या एक क्रोमिना पाए जाते हैं, या फिर 4 क्रोमिना पाए जाते हैं, या फिर 2 क्रोमिना पाए जाते हैं। तो एक क्रोमेटाइड्स में कितने क्रोमेटिना पाए जाते हैं आपके, 2, ऑलमोस्ट 1 या 2, है ना, ऑलमोस्ट 1 या 2 क्रोमिना आपके पाए जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलो 8 की बात कर लेते हैं। द जर्म सेल इन इनवर्टिब्रेट्स गोनेड्स आर प्रोड्यूसेस बाय, जो इन जर्म सेल होते हैं वर्टिब्रेट्स में गोनेड्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, क्या किसके थ्रू होता है, क्या माइटोसिस के थ्रू होते हैं,
क्या मियोसिस के थ्रू होते हैं, क्या जाइगोटिना के थ्रू होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस के थ्रू होते हैं? सर अभी आप बताए हो कि जो जर्म सेल होता है वो जर्म सेल में अगर डिवीजन की जाए, जर्म सेल में अगर सेल की डिवीजन की जाती है, जर्म सेल में सेल की डिवीजन की जाती है, तो इस दौरान कौन सा डिवीजन होता है? तो भैया इस दौरान आपका मियोसिस होता है। क्या होता है सर? मियोसिस होता है। तो हमेशा जर्म सेल, कभी भी बात कर लें सर जर्म सेल, तो क्या होता है आपका? मियोसिस होगा। क्या होगा सर? मियोसिस होगा। लेकिन जर्म सेल बनने के बाद जो सोमेटिक सेल में डिवीजन की जाएगी तो फिर वहां पे आपका माइटोसिस की बात की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। द ग्रोथ फेज ऑफ द सेल इज आल्सो नोन एज, जो ग्रोथ फेज होता है सेल का उसको किस नाम से जानते हैं? क्या डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं या फिर इंटरफेज के नाम से जानते हैं? तो याद करो, अभी हम लोग इंटरफेज और एम फेज के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो इंटरफेज में आपका 3 फेज देखने को मिला था। एक था आपका G1 फेज, दूसरा था S फेज और तीसरा था आपका G2 फेज। तो ये सब किसके फेज थे सर? आपके इंटरफेज के थे। इंटरफेज के ये आपके सारे तीनों के तीनों फेज थे। तो जो इंटरफेज में कौन कौन से फेज आते हैं सर? ग्रोथ वाले फेज आते हैं और सिंथेसाइज वाले फेज आते हैं। यानी कि ये दोनों किसके आते हैं सर? ग्रोथ वाले आते हैं, है ना। और ये कौन से हैं? सिंथेसाइज वाले हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे ग्रोथ और सिंथेसाइज के बारे में। तो अगर ग्रोथ फेज ऑफ सेल की बात करें तो ये क्या होता है सर? आप इंटरफेज की बात करोगे। किसकी बात करोगे सर? इंटरफेज की बात करोगे। कि जो ग्रोथ फेज होता है इसको हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? इंटरफेज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 9 का आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द पेयरिंग ऑफ द बाइवेलेंट सिनेप्सिस अकर इन। क्या पूछ रहा है सर? जो पेयरिंग, डाइवेलेंट पेयरिंग यानी कि बाइवेलेंट का पेयरिंग कब होगा, है ना। याद करो ये वाला हिस्सा, है ना। ये क्या होता था? पेयरिंग होता था, सिनेप्सिस होते थे, है ना। वहीं पे किस्माटा का फॉर्मेशन हो जाता था। इन दोनों के बीच का जो गैप होता था उसको आपको सिनेप्सिस कह रहे थे, यानी कि सिनेप्सिस का मतलब यही होता है कि गैप बिटवीन टू पार्ट्स। क्या होता है सर? गैप बिटवीन टू पार्ट्स कह लें या टू बॉडी कह लें, है ना। जो मन करे, मतलब दो, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। इन दोनों के बीच में जो हिस्सा, जो खाली वाले स्पेसेस होते हैं उसी को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिनेप्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपका सिनेप्टिक गैप होता था, है ना। सिनेप्स होते थे, न्यूरॉन वाला, दो न्यूरॉन के बीच का खाली स्पेस, सिनेप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। तो यहाँ पे सिनेप्स की बात करें यानी कि दो आपका बाइवेलेंट जो बनेगा, पेयरिंग होगा, इसके बीच का खाली स्पेस। क्या ये लैप्टोटीन में होता है, जाइगोटीन में होता है, पैक्टिटीन में होता है या फिर नन ऑफ दिस में होता है? याद करो, इसका ट्रिक हम बताए थे याद करने के लिए, लता जरा पानी दो से। क्या बताए थे सर? लता, कितने लोग को याद है पहले? लता जरा पानी दे दो, है ना। इस तरह हम लोग ट्रिक याद किए थे कि लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। इस तरह हम लोग इसका सीक्वेंस याद किए थे। क्या याद किए थे सर? लैप्टोटीन, लता से क्या हो जाता था? लैप्टोटीन हो जाता था। जरा से क्या होता था सर? जाइगोटीन हो जाता था। पानी से क्या हो जाता था सर? पैक्टिटीन हो जाता था। दे से क्या हो जाता था? क्या आपका डिप्लोटीन हो जाता था। इससे क्या हो जाता है? डाइकाइनेसिस हो जाता था। तो सिनेप्सिस की बात करते हैं तो ये आपके जाइगोटीन में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है सर? जाइगोटीन में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द सेल साइकिल। देखो कि क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो, VIP लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या पूछा जाता है? प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? G1S G2M। क्या है? G1S G2M। ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। G1S G2M क्या हो जाएगा? G1S G2M। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखोगे। 11 के बाद 12 पे आ जाते हैं। अरे भैया रुक जाओ 12। हाँ 12 क्या है कि सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय। जो सेल डिवीजन होता है वो किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है? क्या आपका न्यूक्लियर क्लॉक के थ्रू रेगुलेट किया जाता है? क्या साइटोप्लाज्मिक फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं या फिर साइक्लिन काम करते हैं या फिर आपका बोथ B एंड C? तो याद करो यहाँ पे जब भी सेल की डिवीजन की जाती थी तो आपको बताया थे यहाँ पे
चेकिंग की जाती है ना, सेल चेकिंग की जाती है उसको रेगुलेट करने के लिए कि सेल प्रॉपर डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इसमें जो सेल की जो सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करनी थी हमें वो डिवाइड हुई है कि नहीं हुई है। तो एक समय ऐसा होता था सेल की चेकिंग की जाती थी, है ना, जिस तरह हम लोग कहीं जाते हैं तो गाड़ी की टोल टैक्स पे नहीं होता है, पैसा वैसा देते हैं, या फिर कोई आरटीओ वाले हो तो वहाँ पे चेक करते हैं सब गाड़ी कि जो सामान जा रहा है वो बराबर सामान है कि नहीं, है ना। तो उसी तरह सेल जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, एंजाइम की प्रेजेंस में सेल की चेकिंग की जाती है, यानी कि उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे दो काम होता है, एक का काम होता है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर का और दूसरा होता है साइक्लिन का। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो सर बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग में से जितने लोग भी बी और डी बता रहे हो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो साइक्लिन और आपका साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलो 12 हो गया अपने पास। 12 के बाद आ जाते हैं 13 पे। 12 के बाद आ जाते हैं हम लोग 13 पे। 13 क्या दिया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार लगा लीजिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब आपको बताया था ना, कोई भी वर्ड आपको मिले उसको 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करो, है ना, स्पेशली बायो का कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे देखो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है कैरियो और दूसरा है आपके पास काइनेसिस। क्या पहला क्या है सर, कैरियो। इसका कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है सर, न्यूक्लियस। कहीं भी कैरियो वर्ड आए इसका मतलब न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब कहीं भी आए इसका मतलब होता है डिवीजन, है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिवीजन। इसी तरह आपका साइटोकाइनेसिस भी आता है। चलो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की बात की जा रही है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये हो गया कि सर न्यूक्लियर का डिवीजन की जाएगी और जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में सर डिवाइड हो जाएगा, सर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस डिवीजन को किस नाम से जानते हैं, इस विभाजन की बात कर लें तो ये होता है आपका कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है सर, कैरियोकाइनेसिस होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि स्मार्टा कैन बी द ऑब्जर्व क्लियरली एट, जो कि स्मार्टा होता है वो क्लियरली किस में ऑब्जर्व किया जाता है, क्या लैप्टोटीन, जाइगोटीन या फिर डाइकाइनेसिस किस में ऑब्जर्व किया जाता है क्लियरली। तो आपको बताए थे सर ये जाइगोटीन के आसपास में ये क्या होता है, क्लियरली ऑब्जर्व आपको होता है, ठीक है। तो ये चीज यहां से आप 14 का बता लोगे। 14 के बाद 15 पे आ जाते हैं। 15 क्या दिया हुआ है कि द स्पिंडल फाइबर अटैच द क्रोमोसोम विथ, जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्रोमोसोम से किसके साथ अटैच हुआ रहता है, क्या क्रोमा सेंटर से, सेंट्रियोल से, काइनेटोकोर से या फिर आपका टीलोसेंट्रिक से, किससे अटैच हुआ रहता है ना। तो स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं तो ये आपका इसी तरह ना होता है, ये आपका सेल है ना, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम बना लेते हैं इस तरह, ऐसा बना लो, है ना, ऐसा बना लो। तो ये आपका स्पिंडल फाइबर से जुड़ा रहता है। तो किससे जुड़ा रहता है आपका, सेंट्रियोल से कि काइनेटोकोर से, आप लोग ऑप्शन बता सकते हो किससे जुड़ा रहता है, सेंट्रियोल या काइनेटोकोर। होमवर्क नंबर 1 नोट कर लो आज का, है ना, ये बहुत बार हम बता दिए हैं कि होमवर्क नंबर 1 नोट करोगे, बताओगे स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है। आगे चलते हैं 15 के बाद 16 कि विच इज द स्टार्टेड इन द सेल साइकिल, इसमें से कौन सा ऐसा फेज है जो मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक चक्र होता है जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल की कोशिका विभाजन की जाती है, तो सबसे पहला फेज कौन सा होता है, क्या आपका G1 होता है, S होता है, G2 होता है या फिर M होता है। तो वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिनको याद है वहां से बता लोगे, G1 से S, S से G2 और G2 से M। तो सबसे पहला फेज कौन सा है आपका, G1 है, यानी कि ग्रोथ 1 फेज है, यानी कि G1 ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल की बात कर लेते हैं तो कौन होता है, ग्रोथ 1 फेज होता है। कौन होता है सर, ग्रोथ 1 फेज होता है, या फिर बोल दो G1 1 फेज होता है। अगला पूछा है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, सबसे लंबा जो फेज होता है सेल साइकिल में वो कौन सा होता है, क्या आपका G1 होता है, इंटरफेज होता है, M फेज होता है या फिर साइटोकाइनेसिस होता है। आप याद करो, हम अभी अभी क्लास स्टार्ट करने पे ही हम बताए हैं जो इसमें डिवीजन होता है 2 फेज में होता है, एक होता है आपका इंटरफेज और दूसरा होता है आपका M फेज, यही तो होता है, एक होता है इंटरफेज दूसरा होता है M फेज। जो इंटरफेज होता है ये जो सेल डिवीजन का जो टाइम पीरियड होता है उसका 95% जो टाइम
होता है वो कौन लेता है, आपका इंटरफेज लेता है। लेकिन वहीं पे अगर एम फेज की बात कर लें तो ये केवल और केवल 5% ही अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जैसे हम ह्यूमन सेल की बात कर लें तो 24 घंटे पे क्या होता है, सेल डिवाइड करती है, तो 24 घंटे का 95% की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 20 से 21 घंटा का जो समय होगा वो इंटरफेज में ही व्यतीत करता है अपना जो भी टाइम है। और बाकी के 4 से 5 घंटे जो होते हैं वो आपके कौन ले लेता है, वो आपका एमफेज लेता है। ठीक है, तो इसमें बता लेंगे क्या, इंटरफेज। यहाँ पे जीवन हम कब बता देंगे, जब इंटरफेस का जिक्र नहीं रहेगा तब हम जीवन पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन मिल गया, इंटरफेस मिल गया, तो इंटरफेस को हम अपना करेक्ट ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आते हैं कि क्रोमोसोम्स रिच इक्वेटर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ, जो गुणसूत्र होता है जब सेल कोशिका विभाजन होते रहती हैं, कोशिका विभाजन हो रही हैं, उस दौरान जो आपका जो गुणसूत्र है आपका जो क्रोमोसोम है, ये क्या पूछ रहा है सर, इक्वेटर पे कब पहुंचती है, मतलब भूमध्य पे कब पहुंचती है, भूमध्य रेखा पे कब पहुंच जाती है, क्या प्रोफेज में पहुंच जाती है, एनाफेज में पहुंच जाती है, आपका मेटाफेज में पहुंच जाती है, या फिर टीलोफेज में पहुंच जाती है। तो आप क्या बताओगे सर, ये जो प्रोफेज में क्या होता है सर, यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट होता है, एनाफेज में यहाँ पे अलग होते हैं, मेटाफेज में क्या होते हैं, यहाँ पे एक भूमध्य पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, और टीलोफेज में क्या होता है सर, या जो जैसा था फिर वो रीअपेयर हो जाता है। तो आप बताओगे सर जो मेटाफेज होता है, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफेज में ही। यहाँ पे 2 पॉइंट नोट कर लो, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम जिसको आप लोग गुणसूत्र कहते हो, क्रोमोसोम होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, क्लियर विजिबल होता है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। और दूसरा ये बात कि जो क्रोमोसोम होता है ना, मेटाफेज के ही स्टेज में क्या होता है, इक्वेटर पे आके शिफ्ट हो जाता है, इक्वेटर पे क्या हो जाता है सर, शिफ्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके साथ भैया, तो स्पिंडल फाइबर के साथ ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है आपके मेटाफेज वाले स्टेज में। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन आप बताओगे सर सी, क्या बताओगे सर, सी बताओगे, मेटाफेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 19, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है। यहाँ पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन पूछा जा सकता था है, या फिर आपसे पूछा जा सकता था डीएनए सिंथेसाइज, है ना, क्या पूछा जा सकता है सर, डीएनए सिंथेसाइज की बात भी पूछी जा सकती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, या फिर डीएनए का सिंथेसाइज कब की जाती है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो एस फेज होता है ना, क्या बोलते हैं सर, एस फेज, इसी के एस फेज के नाम पे ही इसको पढ़ा है आपका सिंथेसाइज फेज, यानी कि डीएनए का सिंथेसाइज फेज। तो एस फेज जो होता है यहाँ पे क्या किया जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन की जाती है, साथ या फिर कर लो डीएनए का सिंथेसाइज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बता रहे हो 19 का, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन भी, हाँ चलो वही अलग है थोड़ा सा, क्या दिया है, डीएनए रेप्लिकेशन इज, जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, जो नया कॉपी ऑफ डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए, नया कॉपी बन रहा है। तो ये जो नया कॉपी बनेगा ये सेमी कॉन्जर्वेटिव होते हैं, कैसे होते हैं भैया, सेमी कॉन्जर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो न्यू कॉपी ऑफ डीएनए बनेगा, यानी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन की जाएगी वो कैसा होता है सर, आपका होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो सर, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, डी लगा दो, सेमी कंजर्वेटिव की बात कर लो, तो ये क्या होता है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 20 का। 20 की बात कर लें 21 की, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या कर रहा है सर कि आरएनए से किससे बना रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है ना, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। एक होता है डीएनए से डीएनए बनना, एक होता है डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो सेंट्रल डॉगमा का ये सब हिस्सा है, किसका हिस्सा है बता दे रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा का ये हिस्सा है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। या फिर बोलते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है, न्यू कॉपी ऑफ डीएनए बनाना।
न्यू कॉपी ऑफ डीएनए बनाना, उसको रेप्लिकेशन करते हैं, और डुप्लीकेशन मतलब उसको डुप्लीकेट कर दिया जाए, उसको फोटोकॉपी कर दिया जाए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा भैया कि आरएनए से डीएनए बनाना, और ट्रांसलेशन क्या हो जाता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 के बाद 22 पे आ जाते हैं। 22 क्या है, साइटोकाइनेसिस रेफर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, याद करो साइटोकाइनेसिस अगर ये दो वर्ड से मिलेगा बना हुआ, कैसे मिलेगा बना भैया, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका साइटो, क्या है CY, साइटो काइनेसिस, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है साइटो, दूसरा है काइनेसिस। साइटो का मतलब क्या होता है भैया, साइटो का मतलब ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब क्या होता है, अभी बताए थे सर आप, डिवीजन। क्या होता है सर भैया, डिवीजन होता है काइनेसिस का मतलब। तो साइटो का मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और मतलब और काइनेसिस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन की जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात कर लेते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम, जो सेल प्लेट है वो कहां से बनना स्टार्ट हो जाता है, क्या इपीप्लास्टिक से बनना हो जाता है, टोनोप्लास्ट से होता है, प्रोटोप्लास्ट में होता है, या फिर फैगोप्लास्ट से होता है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना आपका फैगोप्लास्ट से देखने को मिल जाता है। 23 के बाद 24 पे आते हैं। द शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज द क्लियरली विजिबल इन, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार बना लो। क्या पूछेंगे, पूछा गया है शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल इन, जो क्रोमोसोम का शेप है वो क्लियरली विजिबल कब होगा, आपका मेटाफेज में होगा। तब से हम यही बता रहे हैं सर, आप भी यही सुन रहे हो, जितने लोग भी मेटाफेज मेटाफेज बता रहे हो उन लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है ना, मेन फंक्शन यानी कि सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, क्या ये सिक्रीशन करने का काम करता है, उत्सर्जन करने में मदद करता है, क्या रेस्पिरेशन में मदद करता है, श्वसन प्रक्रिया में मदद करता है, या फिर ये प्रसरण निगमन या कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद काम करता है, या फिर आप बता लो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये आपका जो सेंट्रोसोम है इसका मेन फंक्शन यही है, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोल देंगे भैया, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। किसकी बात कर रहे हैं सर, स्पिंडल फाइबर की अगर फॉर्मेशन की जा रही है तो वो होता है आपका सेंट्रोसोम। क्या होता है भैया, सेंट्रोसोम होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। जितने लोग भी 25 का डी बता रहे हो उनका ये करेक्ट हो जाने वाला है। 26 देख लेते हैं, यहीं पे क्या दिया है, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, जो सेंट्रोमियर होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, या फिर आप बता लो साइटोप्लाज्मिक क्लीवरेज करने के लिए, या फिर आपका मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रख सकता है। 26 की बात कर लीजिए, चलो इसकी बात कर लो 26, ठीक है। तो जितने लोग भी मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम्स टुवर्ड्स द पोल बता रहे हो ना, उनका करेक्ट हो जाने वाला सेंट्रोमियर। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग 26 के बाद 27 पे। 27 दिया है कि विच स्टेज माइटोसिस सेल डिवीजन क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द इक्वेटर ऑफ द सेल। कहां पूछा जा रहा है सर, इक्वेटर ऑफ द सेल की बात की जा रही है, इक्वेटर पे, है ना। इक्वेटर पे कौन आ जाता है सर, मेटाफेज के दौरान होता है। कब होता है सर, इक्वेटर की बात की जाए यानी कि मेटाफेज की बात की जाएगी, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सी 27 का सी, जितने लोग भी सी बता रहे हो ना करेक्ट है। अगला है सिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस है क्या हो जा रहा है, सिंक हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है। न्यूक्लियस इज कॉज्ड व्हेन द इनएक्टिवेटेड, ये कब होता है, जब यहाँ पे ग्लाइसोलिन का इनएक्टिविटी देखने को मिलता है तब,
क्या ट्यूबलिन प्रोटीन की इनएक्टिविटी देखने को मिलती है तब, या फिर एक्टिन प्रोटीन की इनएक्टिविटी देखने को मिलती है तब, या फिर आपका लैमिन प्रोटीन की इनएक्टिविटी देखने को मिलती है तब। तो सिंकेज ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस की स्पेशली बात की जा रही है। अगर यहीं पे हम सेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्ट वाटर में अगर सेल को डाल दिया तो वहां पे भी वो सिंक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की सिंक की बात कर रहे हैं। तो ये होता है आपका लैमिन प्रोटीन के इनएक्टिव फेज में। 29 बात कर लेते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द एनिमल एपोप्टोसिस। जो एनिमल का जो सेल कोशिकांग है ना, कोशिकांग हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली एनिमल के मतलब एनिमल सेल के एपोप्टोसिस में। कब, कौन करता है, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्लोरोप्लास्ट। क्या हो सकता है बताओ, देखते हैं कितने लोग आप लोगों में से बता सकते हो। एपोप्टोसिस वाला पोर्शन है आपका, एपोप्टोसिस वाला पोर्शन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोग बता रहे हो सर। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जितने लोग माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हो ना उनका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। 29 के बाद 30 पे आ जाते हैं। 30 दिया है, दिस कैन नॉट बी द किल्ड बाय द एपोप्टोसिस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एपोप्टोसिस के थ्रू नहीं मारा जा सकता है। इम्यूनिटी सेल को मारा जा सकता है। सेल विद द डैमेज डीएनए, ये भी पॉसिबल है ना। ये लेकिन कैंसर सेल जो होते हैं उसको एपोप्टोसिस से हम लोग नहीं कर सकते हैं, एपोप्टोसिस के थ्रू इसको नहीं कर सकते। ये नेक्रोसिस के थ्रू होता है, जब ट्रामा वाला होता है तब ये काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 30 का करेक्ट हो जाएगा। 30 के बाद 31 पे आते हैं। दिस इज द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। इसमें से कौन सा है जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है? क्या BIM है ना, BCLXS है, XX है ना, BF1 है, या फिर NOXA है। तो हम एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप बताओगे सर BF1 होता है। क्या होता है सर? BF1 होता है। अगला देख लेते हैं 32 कि दिस इज द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस। यहाँ पे जो भी एक्टिव सेल है उसको डेथ करने का प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? क्या उसको नेक्रोसिस कहते हैं, लाइसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, या फिर सेंसेशन कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जो एक्टिव सेल हैं अब उसको प्रोग्राम करके डेथ किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का जितने लोग भी सी बता रहे थे उनका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 33 की बात कर लेते हैं। This can stimulate the cytochrome release from the mitochondria। इसमें से कौन सा ऐसा साइटोक्रोम है जो कहां से रिलीज होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। A की T है ना, या फिर BID है, BAD है, या फिर SMAC। तो ये यहाँ पे BAD वाला जो होता है ना, ये यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है, ये साइटोक्रोम जो है ये रिलीज होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे रिलीज होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। 33 के बाद 34 की बात कर लेते हैं। 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैटेगरी ऑफ द केमिकल सिग्लिनिन फाउंड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कौन सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सेल सिग्लिनिन, और सेल सिग्लिनिन में क्या सेल की कम्युनिकेशन में केमिकल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केमिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल की कम्युनिकेशन में। ऐसा कौन सा फीचर होता है? क्या पैराक्राइन सिग्नलिन होता है, यानी कि जो पैराक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है आपके सेल के कम्युनिकेशन के दौरान, है ना। सेल की कम्युनिकेशन के दौरान पैराक्राइन जो हार्मोन होता है, ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन, ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है। साथ ही साथ जो ऑटोक्राइन ग्लैंड है ये भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी काम करता है। तो इस तरह ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो केमिकल फॉर्म में क्या करते हैं सर? केमिकल फॉर्म में हार्मोन की रिलीज करते हैं, है ना। हार्मोन, जो हार्मोन होता है ना उनको केमिकल फॉर्म में रिलीज करते हैं, और ये केमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन की, है ना। क्या घटा क्या बढ़ा, किसके क्या जरूरत है, यानी कि आपस में जो भी बातचीत करनी होगी वो केमिकल के फॉर्म में काम करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जितने लोग बता रहे हो 34 का, उन लोग का क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो 35 बात कर लेते हैं। सेल सिग्नलिन इन। अब ये जो सेल का जो कम्युनिकेशन होगा कहाँ कहाँ होगा?
क्या सेल के बाहर बाहर में होगा? जैसे सपोज करो ये कोई सेल है और एक दूसरा सेल है, तो ये क्या आपस में तो बात करेंगे? ये तो पॉसिबल है, यानी कि ये क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है ना। इंट्रासेलुलर एक होता है इंटरसेलुलर, है ना। इंटरसेलुलर में क्या मतलब, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, इनके जो सेल ऑर्गेनेल्स को ही खुद मतलब खुद के सेल ऑर्गेनेल्स से ही किसी चीज की जरूरत पड़ गई, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स को शेयर करना है, तो खुद ही सेल खुद ही के पास में मॉलिक्यूल को शेयर करेगा, उसको इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर के नाम से जानते हैं। तो सेल कम्युनिकेशन की जब बात की जाती है तो यहाँ पे इंटरसेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है, दोनों ये प्रोसेस अपनाई जाती हैं, इंटरसेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब भी पूछा जाए सेल सिग्नलिंग या फिर सेल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो सर इंटरसेलुलर में भी होता है और इंट्रासेलुलर में भी होता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखोगे, या तो हो सकता है दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे, या हो सकता है बोथ ए एंड बी करके दे दे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हमको बताए नहीं थे। हम आपको कई दफा एपोप्टोसिस भी जब पढ़े थे या फिर सेल कम्युनिकेशन भी पढ़े थे, वहां पे भी इसकी बातों की जिक्र की गई थी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नलिन इज इन्वॉल्व इन द पैराक्राइन सिग्नल, है ना। जो पैराक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो किस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्वेश्चन नंबर 36। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, कितने लोग बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 जो पैराक्राइन ग्लैंड से, सर देखो सर अभी हम लोग बात किए थे, जो पैराक्राइन ग्लैंड होता है वो कहीं ना कहीं केमिकल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। किसके लिए रखता है सर? केमिकल के लिए। तो अभी तो हम लोग बात किए हैं, तो ये किसका हिस्सा हो जाता है सर? केमिकल, है ना। किसका हिस्सा हो जाता है सर? केमिकल सिग्नलिन का हिस्सा हो जाता है, जिसमें से आपका पैराक्राइन था, एंडोक्राइन था, ऑटोक्राइन था और आपका एक्सोक्राइन था, है ना। तो पहला ही ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट दिख जाएगा, केमिकल सिग्नलिन। तो यहाँ पे जो केमिकल वाला होता है ना, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका पैराक्राइन सिग्नलिन के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 के बाद 37 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स इन द इट इज नॉट यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट यूज्ड की सॉरी नॉट यूज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो यूज नहीं होता है? क्या ऑटोक्राइन है, एंडोक्राइन है, साइक्लिक एएमपी है, या फिर आप बता सकते हो नन ऑफ दिस है? तो ये क्या हो सकता है बताओ। तो आपका मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, नहीं की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है। कुछ लोग बता रहे हो सर ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन तो ये इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे नो पूछा जा रहा है ना। तो नॉट की बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, तो यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी होता है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो जितने लोग सी बता रहे हो 37 का, उन लोग का यही करेक्ट होगा, 37 ही करेक्ट होगा। 38 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल डज नॉट इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। इसमें से ऐसा कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल्स है जो कि इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इंटरेक्ट नहीं होता है सेल सरफेस के रिसेप्टर से? क्या आपका इंसुलिन ये तो काम करता है, गैस्ट्रोलिन ये भी काम करता है, ग्लूकागॉन ये भी करता है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यहाँ पे काम नहीं करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे ये रिसेप्टर पे नहीं होता है, ठीक है। 38 के बाद 39 पे, तो जितने लोग डी बता रहे हो ना टेस्टोस्टेरोन 38 का, उन लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 39 देख लेते हैं, द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिन इन एनिमल इज कैरिड आउट बाय। जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिन है, कम्युनिकेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर पे, तो यहाँ पे एनिमल में कैसे कैरिड किया जाता है? तो क्या यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नल होता है, एंडोक्राइन, आपका लैक्टिसक्राइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे तीनों का ना, तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे 39 पे। 40 की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिन आर देयर। अभी तक आपका कितने टाइप के सेल सिग्नलिन है? तो अभी तक आपके 4 टाइप के सेल सिग्नलिन है, और चारों अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, पैरा, एंडो, ल्यूटेक्स और एक और था आपका 4 टाइप का, ठीक है। तो 4 टाइप का यहाँ पे आपको सिग्नलिन देखने को मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। अगला है, हाउ मेनी ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स आर प्रेजेंट इन द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन में कपल्ड रिसेप्टर है, तो वहां पे कितने अल्फा प्रोटीन के ट्रांस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं? तो ये पूछा जाए आपसे 41 की
तब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जी प्रोटीन में ध्यान रखना यहाँ पे 7 होंगे। कितने होंगे सर, 7 होंगे। याद करो, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर, ये 7 मेम्ब्रेन पार होते हुए क्या होता है, मैसेज का ट्रांसमिट किया जाता था। ये चीज आपका जी प्रोटीन जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे इसको डिटेल में मैकेनिज्म यहाँ आपको सामने रखे थे। 42 देख लेते हैं। 42 क्या दिया हुआ है, ठीक है 42 देख लेते हैं। 42 है कि स्टेरॉइड्स इज ए बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम। ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये कहाँ से इसको ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहाँ से इसको डिराइव किए जाते हैं, कहाँ से इसको प्राप्त होते हैं। ये आपके हार्मोन से होते हैं, नहीं भैया, केमिकल से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कोलेस्ट्रॉल से ये आपके ऑब्टेन किए जाते हैं। कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल से आपके ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये आपका ध्यान में रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 42 के बाद 43 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द सिंपल नर्व रिफ्लेक्स। सिंपल जो नर्व रिफ्लेक्स होगा तो इसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, क्या प्रोटीएजेस, नाइट्रिक ऑक्साइड, जी प्रोटीन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर। याद करो, जब भी नर्व रिफ्लेक्स की बात की जाए, नर्व इंपल्स की बात की जाए, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर की। किसकी, न्यूरो ट्रांसमीटर की, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। 44 देख लेते हैं। द हार्मोन आल्सो कॉल्ड द लिगेंड्स इज कंसीडर्ड हैज। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपका लिगेंड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट जो मैसेंजर होता है वो आपका काम करता है। अगर आपके ऑप्शन में सेकंड मैसेंजर भी दिया है तभी भी आप इसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, फर्स्ट मैसेंजर को, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड मैसेंजर यहाँ पे दोनों हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। 44 के बाद 45 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड एट द सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर इट्स एक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन को अपनी क्रिया के लिए एक कोशिका सतह रिसेप्टर की आवश्यकता होती है ना, उनको रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। क्या एड्रेनलिन को, प्रोजेस्टेरॉन को, ग्रोथ फैक्टर को, या फिर ऑल ऑफ दिस को। तो हम बताओगे तीनों के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी रिसेप्टर, किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, रिसेप्टर की आवश्यकता पड़ेगी जिसपे ये हार्मोन की क्रिया को परफॉर्म करा सके। तो ये 45 का जितने लोग भी डी बता रहे हो उन लोग का करेक्ट हो जाने वाला है। 45 के बाद 46 देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल साइकिल रिसेप्टर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेल साइकिल रिसेप्टर में मदद करता है। क्या एंजाइम लिंक रिसेप्टर, हाँ भैया आप बताए थे सर कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है वो सेल सरफेस रिसेप्टर का काम करता है। फिर आपका जो जी प्रोटीन रिसेप्टर ये भी है, और आयन चैनल लिंक रिसेप्टर है। ये तीनों की तीनों, इसमें 3 ही रिसेप्टर पाए जाते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर में, यही 3 रिसेप्टर होते हैं जो कि आपके सामने ऑप्शन में रखा गया है कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, और आपका लास्ट है आपका आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। ये तीनों के तीनों रिसेप्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के लिए। 47 देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आर डिराइव फ्रॉम द एरिक्वाइडल एसिड, है ना। एरिक्वाइड एसिड से कौन सा हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बताओगे सर इकोस्ट्रोनाइड्स, क्या बताओगे सर, इकोस्ट्रोनाइड्स का जिक्र करोगे। 48 देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ देखने को मिलता है सर, इंटरफेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। और इंटरफेज का भी कौन सा, एस फेज, जिसको हम सिंथेसाइज फेज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे 48 के रिस्पेक्ट में। 48 के बाद 49 की बात कर लेते हैं। 49 क्या है कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है सेल डिवीजन के बाद के दौरान। और रीअपियर कब होता है, तो जब रीअपियर की बात की जाती है, प्रोफेज में ये डिसअपियर होने लगते हैं, लेकिन जब रीअपियर की बात की जाती है तो आपके टीलोफेज में क्या होते हैं, ये रीअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताओगे सर, टीलोफेज, क्या बताओगे सर, टीलोफेज में क्या हो जाते हैं, ये रीअपियर होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो डी के बाद 49 के बाद 50 देख लेते हैं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 50। एट विच स्टेज माइटोसिस डीएनए सिंथेसाइज
अकर। इसमें से कौन सा ऐसा फेज है माइटोसिस के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो आप अभी आपको कई दफा बता दिए कि जब भी डीएनए सिंथेसाइज की बात की जाए या फिर डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जाए, क्या की बात की जाए? डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जाए, या फिर आपके सामने दे दिया जाए डीएनए आपका सिंथेसाइज की बात की जाए, है ना? तो ये दोनों का दोनों प्रोसेस एक ही है, सेम ही है, बस नाम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया है। और यहाँ पे ये कब होता है? तो ये होता है आपका एस फेज में। किस फेज में होता है भैया? एस फेज में होता है, जिसको हम लोग सिंथेसाइज फेज के नाम से भी जानते हैं। किस फेज को नाम देते हैं? सिंथेसाइज फेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। तो ये किसका फेज का हिस्सा है? ये इंटरफेज का हिस्सा है। किसका है? इंटरफेज का हिस्सा है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का अपना टॉप 50 क्वेश्चन सेल साइकिल के बेसिस पे। सेल साइकिल का जो एमसीक्यू है, टॉप 50 क्वेश्चन है। आई होप कि ये जो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे आपके बहुत इजी लगे होंगे। हम तो इतना उम्मीद कर सकते हैं भैया आपका 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे के सारे थ्योरी से थे, अपने कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट से थे। अब लोग कुछ लोग चाह रहे होंगे कि भैया ये थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े कहाँ हैं, तो आप लोग बता दें कि हम लोग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़े हुए हैं। तो अपने मोबाइल ऐप जो है टारगेट गुरुकुल, इस पे हम लोग ये सारे के सारे पढ़े हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना टारगेट इसका थ्योरी क्लासेस से, तो आप प्ले स्टोर से क्या करेंगे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अपना बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट पूछेगा, नाम पता, ये फला ढिमकाना जो भी चीज़, ये आप फुलफिल करके आप सेमेस्टर एग्जाम पे जैसे ही आओगे तो वहाँ पे आपको सारथी बैच मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? सारथी बैच मिल जाएगा। इस सारथी बैच में आपको कंप्लीट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का सिलेबस का डिस्कशन किया गया है विद द नोट्स के साथ। तो इस बैच से जुड़ने का फायदा ये है कि इसमें जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो बाइलिंगुअल फॉर्म मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी क्लासेस यहाँ पे लिए गई हैं वो बाइलिंगुअल के फॉर्म में ली गई हैं। तो आपके ये सोने पे सुहागा हो जाने वाला है। तो अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पीडीएफ से अपना तैयारी को और अच्छे कर सकते हैं, या फिर आपके पास टाइम है तो 24/7 लेके आप यहाँ पे कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी नोट्स को भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस बैच में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस जो भी पेपर है टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ये मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी में होते हैं कि आपके थ्योरी के बेसिस पे एग्जाम होते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ से वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में। तो दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, मतलब कि आपको किसी जूलॉजी, बॉटनी में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, केमिस्ट्री में कोई डाउट हो तो आप मैम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी टॉपिक में कुछ टॉपिक है, जैसे सपोज को लो जी फेज ही है ना, एस फेज है, या फिर साइक्लिन आपका साइटोकाइनेसिस क्या होता है, फिर आपका जो चेकलिस्ट होता है ये क्या होता है, ये सब कुछ भी चीज़ आप पूछना चाहें, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, है ना, एल्गी, ब्रायो, फंजाई, टेडो, कहीं से भी पूछना चाहो तो आप हमसे लाइव इंटरेक्ट होकर यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसका प्राइस कितना होने वाला है सर? 449 है, लेकिन आप जब से ही आप गुरुकुल 10 का कूपन कोड लगाते हो तो आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट हो जाएगी, और ये 449 का ना होके 350 के आसपास में आपका प्राइस पड़ जाएगा, जो कि एक एफोर्डेबल प्राइस है, आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये रही आपकी क्लासेस आज की। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरे सर इतने आउट ऑफ 50 में से 40-45 क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ही अपने अपने आंसर को पिन कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से आप लिंक को टच करते हुए ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं कि आपकी क्लासेस कब होने वाली हैं, लाइव कब होने वाली हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, तमाम सारी बातों को वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रही आज की आपकी क्लास, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, जितने भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लिए उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए सब बेनिफिशियल साबित होता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।